इंडिया वॉइस, आपकी सोच, आपकी आवाज। स्वागत आप सभी का। मैं आपके साथ अब्दुल नबी हसन। बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर के साथ करेंगे। अयोध्या में आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की समीक्षा बैठक है। बड़ी और अहम खबर हम आपको बता रहे हैं। योगी आदित्यनाथ आज अयोध्या के दौरे पर रहेंगे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ दरअसल विकास कार्यों पर समीक्षा बैठक आज अयोध्या में करते हुए नजर आएंगे। अयोध्या में सुरक्षा प्रबंधन पर सीएम योगी आदित्यनाथ की दरअसल ये बैठक होने वाली है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज अयोध्या में एक महत्वपूर्ण समीक्षा बैठक करेंगे। इस बैठक में राम नगरी में चल रहे विकास कार्य, मंदिर परिसर के आसपास होने वाली व्यवस्थाओं और आने वाले आयोजनों की तैयारियों पर चर्चा होगी। प्रशासनिक अधिकारी, पुलिस विभाग के वरिष्ठ अधिकारी और स्थानीय निकायों के प्रतिनिधि बैठक में मौजूद रहेंगे। मुख्यमंत्री सुरक्षा व्यवस्था, स्वच्छता और यातायात प्रबंधन और तीर्थ यात्रियों की सुविधाओं का भी जायजा लेंगे। अयोध्या में बढ़ते पर्यटन और श्रद्धालुओं की संख्या को लेकर भी सरकार लगातार व्यवस्थाओं को बेहतर बनाने की कोशिश कर रही है। बैठक में कई अहम निर्णय लिए जा सकते हैं। एक और अहम खबर से आपको रूबरू कराते चले। चुनाव हार पर आज प्रशांत किशोर की अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस है। सुबह 11:30 बजे प्रशांत किशोर दरअसल प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। बड़ी और महत्वपूर्ण खबर आपको हम बता रहे हैं। बिहार चुनाव हार पर प्रशांत किशोर का बयान सामने आया है। प्रशांत किशोर आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करके तमाम बातों का जिक्र करेंगे। दरअसल आपको ये बताते चले, आज प्रशांत किशोर की 11:30 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस है। इससे पहले भी प्रशांत किशोर अपनी तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन कर चुके हैं, लेकिन उसको कैंसिल कर दिया गया था 2 दिन पहले। और अब एक बार फिर से प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन आज होना है। 11:30 बजे पहुंचा जाएगा। अब आज की तारीख में कितने मीडियाकर्मी पहुंचेंगे ये देखने वाली बात होगी, क्योंकि उस दिन जब मीडियाकर्मी पहुंचे थे तो एकाएक प्रेस कॉन्फ्रेंस को कैंसिल कर दिया गया था। इधर मध्य प्रदेश के ग्वालियर में आज मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में बीजेपी और एनडीए सरकार की लगातार तीसरी बार विजय पर खुशी जाहिर की है। उन्होंने कहा है कि 2014 के बाद मोदी के नायक बनने से देश का राजनीतिक परिदृश्य पूरी तरह से बदल गया है। सीएम ने कांग्रेस के जरिए अटल जी की सरकार गिराने के प्रयासों का भी उल्लेख किया। मोहन यादव ने कहा कि मोदी जी के समय में लोकतंत्र के उच्चतम मापदंड स्थापित हुए हैं और ये विजय सबका साथ सबका विकास के मंत्र पर आधारित है। उन्होंने बिहार चुनाव का उदाहरण देते हुए कहा है कि वहां शांतिपूर्ण मतदान हुआ, कोई गोलीबारी या बूथ कैप्चरिंग नहीं हुई। ये सुशासन का प्रतीक है और भारत के लोकतंत्र को दुनिया के सामने आदर्श मॉडल के रूप में प्रस्तुत करता है। मुख्यमंत्री ने कहा कि लोकतांत्रिक विजय जनता की सहभागिता और सुशासन का प्रमाण है, जो देश के विकास और जन कल्याण के लिए प्रेरणादायक है। जेडीयू नेता विजय कुमार चौधरी ने बताया है कि कैबिनेट बैठक में 3 महत्वपूर्ण प्रस्ताव पारित किए गए हैं। पहला, कैबिनेट में 19 नवंबर से वर्तमान विधानसभा को भंग करने की अनुशंसा की गई, जिसकी सूचना मुख्यमंत्री के जरिए राज्यपाल को दे दी गई। दूसरा, सरकार के पूरे कार्यकाल में बिहार के सभी अधिकारी और कर्मचारियों के जरिए दिए गए सहयोग नीतियों के सफल क्रियान्वयन और सकारात्मक कार्यशैली के लिए उनकी सराहना की गई। तीसरा, हालिया चुनाव में नीतीश कुमार के नेतृत्व में एनडीए की भारी सफलता पर मंत्री परिषद में मुख्यमंत्री को बधाई और उनके नेतृत्व की प्रशंसा की गई। 11:30 बजे मंत्रिपरिषद की बैठक हुई। उसमें यह निर्णय लिया गया जो चूंकि नए चुनाव हो चुके हैं, मैंने विधानसभा का आम चुनाव सफलतापूर्वक संपन्न हो चुका है और नए विधायक चुन लिए गए हैं। इसलिए आज मंत्रिपरिषद में यह निर्णय हुआ कि जो वर्तमान विधानसभा है वह 19 तारीख के प्रभाव से वर्तमान विधानसभा
को विघटित करने की अनुशंसा कैबिनेट ने की है, जो मुख्यमंत्री जी के माध्यम से मुख्यमंत्री जी के द्वारा अभी महामहिम को दे दिया गया है कि 19 तारीख के प्रभाव से वर्तमान विधानसभा का विघटन किया जाए। ये पहला प्रस्ताव था। दूसरा प्रस्ताव था कि पूरे कार्यकाल में, वर्तमान सरकार के पूरे कार्यकाल में बिहार के सभी पदाधिकारियों और कर्मियों ने जो सकारात्मक सहयोग दिया है, सरकार की नीतियों और कार्यक्रमों का सफलतापूर्वक पालन किया है, लागू किया है, इसके लिए मुख्य सचिव के साथ बिहार के तमाम पदाधिकारियों और कर्मियों की सेवा की सराहना की गई है। और तीसरा प्रस्ताव कि जो अभी तत्काल तुरंत जो संपन्न हुआ है आम चुनाव, उसमें एनडीए को नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में जो इतनी भारी सफलता मिली है, जो प्रचंड बहुमत मिला है, इसके लिए मंत्रिपरिषद ने मुख्यमंत्री जी को बधाई देते हुए उनके प्रति आभार प्रकट किया कि उनके नेतृत्व में आज एनडीए अपने सफलता के चरम पर पहुंचा हुआ है। इसके लिए मुख्यमंत्री जी के प्रति आभार प्रकट किया। यही 3 प्रस्ताव हुए हैं और अभी यही समाचार है, इसके आगे कुछ भी नहीं। बिहार चुनाव परिणामों पर प्रतिक्रिया देते हुए पूर्णिया से निर्दलीय सांसद पप्पू यादव ने ईवीएम पर विश्वसनीयता के गंभीर सवाल उठाए हैं। उन्होंने कहा है कि पोस्टल बैलेट में इंडिया गठबंधन को 80% बढ़त मिली, लेकिन ईवीएम गिनती में तस्वीर पूरी तरह बदल गई, जो संदेह पैदा करती है। पप्पू यादव के मुताबिक ईवीएम पर भरोसा नहीं किया जा सकता, इसकी पारदर्शिता पर देश भर में चर्चा होना चाहिए। उन्होंने मांग की है कि चुनाव प्रक्रिया पर जनता का विश्वास बनाए रखने के लिए स्वतंत्र और निष्पक्ष तकनीकी की जांच जरूरी है। पप्पू यादव ने कहा है कि उनका सबसे बड़ा सवाल ईवीएम की विश्वसनीयता को लेकर ही है। जीविका को आप चुनाव आयोग में आपने जिम्मेदारी भी दे दी, उसके अकाउंट में पैसे भी दे दिए, वाह रे वाह। और 6 तारीख को और 22 लाख वोटर को जो जोड़ा वो भी पता नहीं, 14 लाख लगभग फर्जी वोटर। $7 करोड़ 42 लाख दिखा रहे हो एसआईआर के बाद, और चुनाव वोट में गिर गए 7 करोड़ 45 लाख। तो इतने बड़े पाप प्रक्रिया के बाद पूरा बिहार में इंडिया गठबंधन को पोस्टल बैलेट पेपर में 80% बढ़त है, और ईवीएम में बढ़त हो गई तुम्हारी। ईवीएम पर कतई भरोसा नहीं किया जा सकता है, बैलेट पर कराओ, नहीं किया जा सकता। आप ईवीएम को लेकर फिर सवाल खड़े कर रहे हैं। मेरा सवाल है, तब भी, आज भी, कल भी रहेगा ईवीएम को लेकर। मैं इस मामले में बहुत क्लियर हूं। जो देश ईवीएम बनाया वही ईवीएम पर भरोसा नहीं किया। जो सबसे लोकतांत्रिक देश है वही भरोसा नहीं किया। भोपाल से खबर है, जहां पर मुख्यमंत्री मोहन यादव की सरकार ने सिंहस्थ 2028 के लिए लागू की गई लैंड पूलिंग योजना को तत्काल प्रभाव से वापस ले लिया है। किसानों के लगातार विरोध और बढ़ते तनाव के बीच ये फैसला बेहद अहम माना जा रहा है। मुख्यमंत्री निवास पर हुई लंबी चर्चा के दौरान भारतीय किसान संघ के प्रतिनिधियों ने अपनी आपत्तियां रखी और सरकार ने किसानों की मांगों को स्वीकार करते हुए योजना वापस लेने पर सहमति जाहिर की है। ये निर्णय किसान संघ के प्रस्तावित बड़े प्रदर्शन के ठीक एक दिन पहले आया है, जिससे राजनीतिक और प्रशासनिक दोनों ही स्तर पर इसे बड़ा कदम बताया जा रहा है। मुख्यमंत्री ने विभागों और जिला प्रशासन को आदेश जारी करने के निर्देश दिए हैं। किसानों ने सरकार के इस संवेदनशील निर्णय का स्वागत किया है। अब सिंहस्थ की तैयारियों वैकल्पिक भूमि व्यवस्था के साथ आगे बढ़ाई जाएंगी, जबकि ग्रामीण इलाकों में इस फैसले से बड़ी राहत महसूस की जा रही है।
मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव सुबह 10 बजे भोपाल के श्यामला हिल स्टेशन क्षेत्रीय शिक्षा संस्थान में 52वीं राष्ट्रीय बाल वैज्ञानिक प्रदर्शनी का शुभारंभ करेंगे। इस प्रदर्शनी में देश भर से युवा वैज्ञानिक अपनी नवाचारपूर्ण परियोजनाओं का प्रदर्शन करेंगे। सीएम यादव प्रदर्शनी का विस्तृत अवलोकन करेंगे और बच्चों के वैज्ञानिक प्रतिभा को बढ़ाने के लिए विशेष इंटरैक्टिव सत्रों में हिस्सा लेंगे। प्रदर्शनी में पर्यावरण, ऊर्जा, तकनीक, नवाचार से जुड़े मॉडल मुख्य आकर्षण का केंद्र होंगे। कार्यक्रम के दौरान अलग अलग राज्यों के शिक्षक और विशेषज्ञ भी मौजूद रहेंगे। छात्रों और अभिभावकों के लिए यह अवसर ज्ञानवर्धक और प्रेरक साबित होगा। मुख्य कार्यक्रम के बाद आकर्षक सांस्कृतिक प्रस्तुतियों का आयोजन होगा। राज्य सरकार का उद्देश्य बच्चों में वैज्ञानिक सोच और नवाचार को प्रोत्साहित करना है। इस प्रदर्शनी से न केवल छात्रों की रचनात्मकता को बढ़ावा मिलेगा, बल्कि उन्हें व्यवहारिक विज्ञान के क्षेत्र में आत्मविश्वास भी मिलेगा। इंदौर में बढ़ती ठंड को देखते हुए कलेक्टर शिवम वर्मा ने सभी स्कूलों के संचालन समय में बदलाव का आदेश दिया है। नर्सरी से लेकर 8वीं तक के सभी स्कूल सुबह 9 बजे के बाद ही खुलेंगे। ये आदेश जिले के सभी सरकारी और निजी स्कूलों पर लागू होगा। बच्चों की सुरक्षा और स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए निर्णय लिया गया है। पिछले कुछ दिनों से तापमान में गिरावट के कारण अभिभावकों ने भी समय में बदलाव की मांग की थी। जिला शिक्षा अधिकारी भोपाल ने सभी स्कूलों को निर्देशित किया है कि वो इस आदर्श का पालन करें। वहीं भोपाल में बोर्ड से जुड़े विद्यालय सुबह 8:30 बजे से पहले नहीं खुलेंगे। राज्य भर में ठंड का असर देखते हुए प्रशासन स्कूल टाइमिंग पर निगरानी रखा हुआ है। जिला प्रशासन ने बच्चों और अभिभावकों से अपील की है कि वो बच्चों को गर्म कपड़े पहनाकर ही स्कूल भेजें। इधर आगरा के खंदौली थाना क्षेत्र के आगरा जलेसर मार्ग पर जीसी गोयल स्कूल के पास एक कार में अचानक भीषण आग लग गई। घटनास्थल पर मौजूद कार सवारों ने समय रहते वाहन से कूदकर अपनी जान बचाई। बताया गया कि कार में आग लगते ही कुछ ही सेकंड में वहां धू कर जलने लगी। आसपास के लोगों ने मदद की सूचना तुरंत फायर ब्रिगेड को दी। आग बुझाने के लिए फायर ब्रिगेड की टीम ने कड़ी मशक्कत की और काफ़ी समय के बाद आग पर नियंत्रण पाया। आग लगने के कार पूरी तरह से जलकर खाक हो गई। इस दौरान कुछ देर के लिए मार्ग पर यातायात भी बाधित रहा। मुसाफिर खाना कोतवाली क्षेत्र के पूरे प्रेमशाह नेशनल हाईवे पर तेज रफ्तार 2 बाइकों की आमने सामने जोरदार भिड़ंत हो गई। इस दुर्घटना में स्कूटी सवार 2 महिला और बाइक सवार महिला पुरुष और एक बच्ची गंभीर रूप से घायल हो गई। सूचना मिलते ही पुलिस तुरंत मौके पर पहुंची और स्थानीय लोगों के सहयोग से घायलों को प्राथमिक उपचार के लिए सीएससी मुसाफिर खाना भेजा गया। घायलों में 3 लोगों की स्थिति गंभीर देख चिकित्सकों ने उन्हें आगे के इलाज के लिए जिला अस्पताल रेफर कर दिया। हादसे के कारण सड़क पर यातायात अस्थायी रूप से प्रभावित रहा। पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है। दुर्घटना के कारणों का पता लगाने के लिए घटनास्थल का निरीक्षण किया गया। प्रशासन ने जनता से सड़क पर तेज रफ्तार वाहन चलाने में सतर्क रहने की अपील की है। बिजनौर के नांगल थाना क्षेत्र से एक हैरत अंगेज हत्या का खुलासा हुआ है। 30 वर्षीय सौरभ तोमर 3 दिन से लापता है। परिजनों ने शुक्रवार रात नांगल थाने में गुमशुदगी दर्ज कराई थी। शनिवार को उनका शव गन्ने के खेत में पड़ा मिला। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में धारदार हथियार से हत्या की पुष्टि हुई है। पुलिस ने जांच के बाद मृतक के पिता सुभाष तोमर को गिरफ्तार किया है। पूछताछ में आरोपी ने स्वीकार किया है कि उसकी हत्या उसके बेटे की पत्नी के साथ उसके अवैध संबंधों के कारण की गई है। उसने बताया कि 12 नवंबर को सौरभ खेत में काम कर रहा था, तब उसने उसे गन्ने के खेत में बुलाया और पहले तमंचे से गोली चलाई जो चूक गई, जिसके बाद पास रखे फावड़े से बेटे के सिर पर वार करके उसकी हत्या कर दी। 14 नवंबर को उसने सौरभ की फर्जी गुमशुदगी की दर्ज कराई। पुलिस ने आरोपी को जेल भेजकर कार्रवाई शुरू कर दी है।
थाना नागल के ग्राम तिसोतरा के जंगल में सौरभ तोमर नामक एक व्यक्ति की डेड बॉडी मिलने की सूचना प्राप्त हुई थी। सूचना प्राप्त होने पर स्थानीय पुलिस बल द्वारा तत्काल मौके पर पहुंचकर मृतक व्यक्ति की डेड बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए मोर्चरी भिजवा दिया गया था। और यह अवगत कराना है कि इस मृतक व्यक्ति के पिता के द्वारा उस समय यह बताया गया कि उसकी मृत्यु संभवतः किसी जंगली जानवर के काटने से हुई है। इस संबंध में पिता के द्वारा ही 14 नवंबर 2025 को थाना नागल पर एक गुमशुदगी भी दर्ज कराई गई थी। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में यह तथ्य निकल कर आया कि मृतक सौरभ की मृत्यु का कारण धारदार हथियार से गला काट करके होना बताया गया है। इस सूचना पर स्थानीय पुलिस बल ने तुरंत गहन जांच पड़ताल की तो यह तथ्य प्रकाश में आया कि मृतक सौरभ की हत्या उसके पिता सुभाष तोमर के द्वारा ही की गई थी। हत्या का कारण यह था कि उस मृतक के पिता सुभाष तोमर का अपनी बहू के साथ अवैध संबंध था, जिस आपत्तिजनक स्थिति में उसके बेटे द्वारा देख लिया गया था। इसी बात से नाराज होकर के पिता के द्वारा अपने पुत्र की हत्या खेत पर की गई थी। अभियुक्त को गिरफ्तार कर लिया गया है, उसे न्यायिक परीक्षा में जेल भेजा जा रहा है। अभियुक्त की निशानदेही पर ही आला कत्ल को बरामद कर लिया गया है। मुकदमा सुसंगत धाराओं में पंजीकृत कर लिया गया है और आवश्यक विधिक कार्रवाई चल रही है। उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक के एक दिवसीय दौरे पर सुल्तानपुर पहुंचे। इसौली विधानसभा क्षेत्र के अलीगंज में उन्होंने एकता यात्रा को हरी झंडी दिखाकर कार्यक्रम की शुरुआत की। वहां आयोजित जनसभा को संबोधित किया। मीडिया से बातचीत में उन्होंने बिहार चुनाव का जिक्र करते हुए कहा कि आरजेडी का गुंडा राज और जंगल राज बिहार की जनता भूल नहीं सकती। ब्रजेश पाठक ने कहा कि बहु बेटी, इज्जत आबरू, प्लॉट, मकान और दुकान, कर्जा, सरियाब, अपहरण और हत्या जैसी घटनाएं जनता को याद में हैं। यही कारण है कि बिहार में आरजेडी गठबंधन को जनता ने नकार दिया। एनडीए की सरकार प्रचंड बहुमत के साथ बनी। उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश में भी समाजवादी पार्टी की अराजकता और गुंडागर्दी के खिलाफ जनता समझ गए जाति, धर्म, संप्रदाय से ऊपर उठकर बड़ी एजेंसी काम कर रही हैं। उनका इशारा अखिलेश यादव की योजनाओं पर था। ब्रजेश पाठक ने यह भी कहा कि एनडीए की सरकार जनता के काम और विकास को सर्वोपरि रखकर कार्य करेगी। सरेआम अपहरण, हत्या, आरजेडी के गठबंधन को बिहार की जनता ने एकदम नकार दिया। प्रचंड बहुमत के साथ एनडीए की सरकार बनी है और उत्तर प्रदेश में भी भैया के मंसूबे पूरे नहीं होंगे। समाजवादी पार्टी के गुंडई को, अराजकता को, जंगल राज को लोग भूले नहीं हैं और जाति, धर्म, संप्रदाय से ऊपर उठकर भारतीय जनता पार्टी के साथ आम जनता से एजेंसियां, बड़ी एजेंसियां काम कर रही हैं और आपको शीघ्र कुछ पता चलेगा। हरदोई के हरपालपुर नगर पंचायत पाली के सफाई नायक गुलजार खान की बाइक हादसे में मौत हो गई है। वो बिल्हौर कटरा हाईवे पर बरसोहिया के पास अपनी बाइक अनियंत्रित होकर खाई में उतर गई, जिससे वो बेहोश हो गए। जब साथ ही मौजूद सभासद प्रतिनिधि उन्हें तुरंत नजदीकी सीएससी ले गए, लेकिन चिकित्सकों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। घटना की जानकारी मिलते ही परिजन और नगरवासी सख्ते में आ गए। गुलजार खां की अचानक हुई मौत से पूरे पाली कस्बे में शोक की लहर है। हड़कंप मच गया है। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर शव को कब्जे में लिया और पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दिया है। हादसे की वजह और अन्य परिस्थितियों की जांच पुलिस कर रही है। नगरवासी और परिजनों ने उनके असामयिक निधन पर गहरा शोक व्यक्त किया है। हरदोई में बाइक हादसे में सफाई नायक की मौत। चलिए, इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। इजाजत दीजिए। नमस्कार। इंडिया वॉइस, आपकी सोच, आपकी आवाज।